सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू पर आधारित यह एक बहुत ही खास और गहरा विश्लेषण लाया हूँ। आज का मुख्य लक्ष्य किसी भी कॉन्सेप्ट को सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि विज्ञान में तथ्यों को बस याद कर लेने से ज़्यादा ये समझना ज़रूरी होता है कि चीज़ें आखिर कैसे और क्यों काम कर रही हैं। एकदम सही कहा। तो ये सामग्री आरबीएससी कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर आधारित है और 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये एक स्पेशल मास्टरी क्विज जैसी चर्चा है। जिससे अ, आने वाली परीक्षाओं में 50 में से 50 अंक लाने की एक ठोस नींव रखी जा सके। आखिर में कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लक्षणों पर आते हैं। यहाँ मेरी एक प्रो टिप ये है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ जरूर बनता है। मतलब उसकी केमिकल आइडेंटिटी पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, जैसे एलपीजी का दहन। कई बार इसको लोग भौतिक परिवर्तन मान लेते हैं क्योंकि गैस जल रही है और हमें लगता है कि वो बस गायब हो रही है। पानी की वाष्प जैसी बिल्कुल नई चीजें बना रहे हैं। दहन तो हमेशा एक केमिकल चेंज ही होता है। वही, अगर बर्फ पिघल रही है तो वो सिर्फ अवस्था बदलना हुआ। वहाँ पानी के अणु अंदर से नहीं बदलते। हाँ, वो भौतिक परिवर्तन है। इस अंतर को समझने के लिए ना मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट सबसे बढ़िया उदाहरण है। जिसमें उसको वायु में जलाया जाता है, वही ना? बिल्कुल। जब उस चमकदार मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो एक बहुत ही तेज आंखों को चुंदिया देने वाली सफेद रोशनी। चूर्ण बचता है। हाँ, और वो सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। उस धातु ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना पूरा अस्तित्व बदल लिया। और यही तो किसी भी रासायनिक रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान है। और एक और बेसिक चीज, जो पदार्थ इस रिएक्शन में शुरुआत में हिस्सा लेते हैं, जैसे लेकिन एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है। एक बंद कमरे या किसी परख नली के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर कोई रिएक्शन हुई भी है या नहीं? इसके बहुत क्लियर लक्षण होते हैं। साइंस हमेशा सबूत मांगता है और ऐसी रिएक्शंस चार मेन सबूत छोड़ती हैं। अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव, तापमान में अचानक फर्क आना या फिर किसी गैस का बाहर निकलना। एकदम सही। अगर हम रंग बदलने की बात करें तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा ही जबरदस्त है। उसमें जब दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स को मिलाते हैं तो तुरंत एक पीले रंग का सॉलिड बन जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। पलक झपकते ही एक गाढ़ा पीले रंग का अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये येलो प्रेसिपिटेट एक बहुत बड़ा संकेत है कि वहां अंदर कुछ नया बन गया है। ये किसी जादू जैसा लगता है देखने में। तापमान बदलने का भी एक बहुत बढ़िया और रोजमर्रा का उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड वाला। अरे हाँ, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो बर्तन अचानक से बहुत गर्म हो जाता है। और एक तेज बुदबुदाहट की आवाज आती है, हिसिंग साउंड, जैसे पानी उबल रहा हो, जबकि वहां कोई आग नहीं होती। इसी तरह जब दानेदार जस्ते यानी जिंक के टुकड़ों पर थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो तुरंत हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण हमें ये बताते हैं कि पुराने बंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। और जब इसको हम सिंबल्स और फॉर्मूलाज के रूप में कागज पर उतारते हैं तो वो एक रासायनिक समीकरण बन जाता है। पर कई बार जब हम इन्हें लिखते हैं तो एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती। ऐसे असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। और यहीं से हमारा लेवल 2 शुरू होता है। रासायनिक समीकरण संतुलन का विज्ञान। लेकिन इन कंकाली समीकरणों को बैलेंस करने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसके पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही ठोस नियम काम करता है जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के मुताबिक रिएक्शन में मास ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने परमाणु थे, खत्म होने के बाद भी ठीक उतने ही होने चाहिए। उस तत्व या कंपाउंड से शुरुआत करनी चाहिए जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हो। हाँ, इससे संतुलन का एक बड़ा हिस्सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे आयरन और पानी की जब रिएक्शन होती है तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। यहाँ Fe3O4 में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, 4 आइटम्स हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में भी पानी के आगे 4 लगाना पड़ता है। और ऐसा करते ही ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाती है पर हाइड्रोजन 8 हो जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए राइट साइड में H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं और आखिर में आयरन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे 3 लगा देते हैं। बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। छोटे समीकरणों में भी यही चलना है। जैसे
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, O2 हमेशा जुड़े में रहती है, इसलिए उत्पाद में 2 MgO बनता है और फिर लेफ्ट में Mg के आगे 2 लगाकर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये मैथमेटिक्स सच में कमाल है। और ये मैथ तब और भी हैरान करती है जब हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जैसे श्वासन यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन के ठीक 6 अणुओं की ही जरूरत होती है। C6H12O6 और उसके साथ एग्जैक्टली 6O2। बिल्कुल, ना एक कम ना एक ज्यादा। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ठीक 6 अणु और पानी के 6 अणु बनते हैं। इसी तरह जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसके टूटने पर 4NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सटीक 4 अणु ही बाहर निकलते हैं। यही सटीकता केमिस्ट्री को इतना विश्वसनीय बनाती है। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे लेवल पर आते हैं, जहां अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ दो चीजें जुड़कर सिर्फ एक नया उत्पाद बनाती है। हाँ, जैसे हमने कली चूने की बात की थी, CaO plus H2O gives CaOH2। इससे बुझा हुआ चूना बनता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प रोचक तथ्य है। जब इस बुझे हुए चूने का इस्तेमाल दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, तो 2-3 दिन बाद एक चमक आती है। वो इसलिए क्योंकि वो चूना हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि महलों में लगने वाले संगमरमर यानी मार्बल का फॉर्मूला भी वही CaCO3 ही है। संयोजन के ठीक विपरीत जो प्रक्रिया है उसे वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें एक अकेला पदार्थ टूटकर 2 या उससे ज्यादा छोटे पदार्थों में बंट जाता है। और इसको टूटने के लिए किसी न किसी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण पानी का विद्युत अपघटन है। इलेक्ट्रिसिटी करने पर कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है। और एक और बहुत सुंदर उदाहरण है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का। वहाँ सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता था, AgBr। जैसे ही उस पर लाइट पड़ती है, वो टूटकर सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। प्रकाश की वजह से होने वाली इस वियोजन अभिक्रिया ने ही दुनिया को उसकी पहली तस्वीरें दी थी। हमारी पुरानी यादें भी एक रिएक्शन के सहारे सहेजी गई थी। अब आते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन पर, यानी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मेरी प्रो टिप ये है कि मेटल्स की दुनिया में जो धातु ज्यादा अभिक्रियाशील या ताकतवर होती है, वो कमजोर धातु को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देती है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं, तो लोहा कॉपर को हटा देता है और वो नीला घोल हल्के हरे यानी लाइट ग्रीन रंग में बदल जाता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, कॉपर को जिंक सल्फेट में डालें, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉपर कमजोर है। और द्विविस्थापन में क्या होता है? इसमें किसी को बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि दो कंपाउंड्स आपस में अपने आयॉन्स का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर बेरियम और सोडियम अपनी जगह बदल लेते हैं। तो इससे BaSO4 बनता है ना? हाँ, बैरियम सल्फेट जो पानी में घुलता नहीं है और एक सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसके अलावा रिएक्शंस को ऊर्जा के आधार पर 2 और श्रेणियों में बांटा गया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जिनमें ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, बाहर से सोखी जाती है, वो ऊष्माशोषी होती हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड वाला उदाहरण। लेकिन ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस वो हैं जिनमें से हीट बाहर निकलती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इससे भरी पड़ी है। नेचुरल गैस मीथेन का जलना ऊष्माक्षेपी है। और खेत में कचरे या साग सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना भी तो ऊष्माक्षेपी है। बिल्कुल, इसीलिए कंपोस्ट का गड्ढा अंदर से गर्म रहता है। और सबसे बड़ा उदाहरण श्वसन है। हमारे अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट रहा है और ऊर्जा दे रहा है। चलिए अब इस डीप डाइव के चौथे और सबसे एडवांस लेवल पर चलते हैं, ऑक्सीकरण, संक्षारण और विकृत गंधिता। सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन है, और जब ऑक्सीजन हट जाती है तो वो अपचयन यानी रिडक्शन है। और नेचर में ये दोनों अकेले नहीं होते, बल्कि एक साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें रिडॉक्स कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, COO plus H2। यहाँ जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है और सिर्फ कॉपर बचता है। इसका अपचयन हुआ। और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी बन जाती है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ।
यहाँ हाइड्रोजन एक अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होती, हमारे घरों में भी होती है, जिसे हम संक्षारण यानी करोजन कहते हैं। लोहे पर जंग लगना इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O होता है। और सिर्फ लोहा नहीं, कॉपर के बर्तनों पर जो हरी परत आती है वो भी यही है। इन धातुओं को बचाने के लिए लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को यशादलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक लोहे से पहले खुद को ऑक्सीकरण के लिए आगे कर देता है। एक तरह से लोहे को बचाने के लिए जिंक अपनी कुर्बानी देता है। और एक रोजमर्रा की समस्या है विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी। जब तेल या फैट वाला खाना हवा में ज्यादा देर रह जाता है तो उसमें से अजीब सी खराब स्मेल आने लगती है। और उसको बचाने के लिए ही चिप्स की कंपनियों थैली में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देती है, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय होती है और खाने को ऑक्सीडाइज होने से रोक लेती है। इसलिए पैकेट हमेशा फूले हुए होते हैं। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, कथन एवं कारण यानी असर्शन और रीजन वाले सवाल। बिल्कुल। पहले कुछ छोटे सवाल लेता हूँ। इक्वेशंस में अक्सर क्यू लिखा होता है ब्रैकेट में। इसका मतलब एक्वस सोल्यूशन होता है, यानी जलीय विलयन, जो पानी में घुला हुआ हो। और वो लीड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है, वो क्या होता है? वो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। अच्छा, लेबोरेटरी में सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? वही लाइट सेंसिटिव वाली बात। धूप पड़ने पर वो टूटकर ग्रे रंग का हो जाएगा। गहरी बोतलें उस पर सनलाइट पड़ने से रोकती हैं। अब अगर कथन और कारण वाले सवालों को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी देखें तो सबसे बढ़िया तरीका है दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग इंडिपेंडेंटली चेक करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कथन है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है और कारण दिया है कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण को रोकती है। अगर इन्हें अलग से देखें तो पहला कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि वहां नाइट्रोजन भरी जाती है। और कारण भी गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण को रोकती थोड़ी है, वो तो उसकी वजह है। तो इसका उत्तर सीधा सा है कि दोनों असत्य हैं। इस लॉजिकल अप्रोच से गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक और कथन देखते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। और कारण है कि रिएक्शन में मास न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। यहाँ दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग बिल्कुल ठीक हैं। और मैस का नष्ट ना होना ही तो वो वजह है जिसके लिए हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि साइंस रटने की चीज नहीं है, बल्कि समझने की यात्रा है। बिल्कुल सही कहा। अगर इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद आप सबका स्कोर 40 से ऊपर आता है तो तैयारी शानदार है, वरना इन बेसिक्स को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। ले मैं एक सोचने वाला मुद्दा छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो हमें ऊर्जा देती है। लेकिन जरा सोचिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान इस पूरी प्रक्रिया को ठीक उल्टा कर देते हैं। वो कैसे? वो सूर्य की ऊर्जा को सोख कर उन्हीं रसायनों को वापस जोड़ते हैं। एक तरह से वो उस एनर्जी को केमिकल्स में अनबर्न कर रहे हैं। सोचिए, ये विशाल उष्माशोषी अभिक्रिया पृथ्वी के ऊर्जा समीकरण को किस तरह परफेक्ट बैलेंस में रखती है। सच में ये नेचर का एक बहुत बड़ा जादू है जिसे साइंस हमें समझने में मदद करती है। तो इसी गहरे विचार के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।